And we all know that the music industry and arts and culture in Pakistan are generally suffering right now. एक ज़माना था जब पाकिस्तान म्यूज़िक में एल्बम्स रिलीज़ हुआ करती थी और इंटरनेट नहीं था और फॉलो करना काफ़ी मुश्किल था। और अब जबकि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे, तो वो एल्बम्स नहीं है और वो वैरायटी नहीं है गानों की। अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री। इसका जो डाउनफॉल है इसके ऊपर बात करते हैं, जिसके कॉजेस हैं और कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, उस पर भी डिस्कशन करते हैं। करंटली हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं ब्रांड्स के ऊपर म्यूज़िक रिलीज़ होने के लिए, और एक बहुत इर्रेगुलर सा सिस्टम चल रहा है जो आर्टिस्ट खुद म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम कहते हैं लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। करंट म्यूजिक सीन के अंदर, करंट जनरेशन के अंदर, यू सी देयर इज अ लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। और एक बहुत ज़्यादा गानों को कवर करने का फैशन चला। हम सब कवर्स कर रहे हैं। मैं हमेशा हर किसी से सवाल पूछता हूँ कि यार आप क्या रिलीज करने लगे? कहते हैं यार वो मैंने ना एक कवर निकाला बड़ा जबरदस्त सूफी मेडले, वो मैं करूंगा और वो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत हिट होगा। रिसेंटली मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, उसमें लोग डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री, उसका करंट स्टेटस क्या है और पहले क्या होता था उस ज़माने में जब म्यूज़िक की क्या वैरायटी होती थी, उसको भी हम लोग काफ़ी याद कर रहे हैं। से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा से कोई आए आंखों को आंखों ने जो सपना दिखाया है, देखो कहीं डूब जाए ना। ये लाइट्स अच्छी लग रही है ना, मुझे पता है इस जो टॉपिक है वीडियो का उसके साथ काफ़ी मैच कर रही है। तो अपने डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं उस दौर से जाके जब एल्बम्स रिलीज होते थे। अच्छा, एक एल्बम में 9 से 10 गाने होते थे, उसकी एक सीक्वेंस होती थी और हर आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल होता है, और वो फिर जब मुख्तलिफ म्यूज़िक के जॉनरास में जाके एक्सपेरिमेंट करता था अपने स्टाइल के साथ, उससे वो वेरिएशन लेके आता था एल्बम के अंदर। अच्छा, ओवर द टाइम हर कोई इवॉल्व कर रहा होता है, आर्टिस्ट भी इवॉल्व कर रहा होता है, अपने एक्सपीरियंसेस सीख रहा होता है, और साथ में टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही होती है, बेहतर रिकॉर्डिंग टेक्निक्स आ रही होती हैं, ज़्यादा अच्छे एडवांस म्यूज़िक प्लेइंग इक्विपमेंट्स आ रहे होते हैं। तो जो एक नई एल्बम आती है वो पिछली एल्बम से ज़्यादा बेहतर होती थी इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग एक्सपीरियंस। और क्योंकि उस ज़माने में इंटरनेट तो था नहीं और मैं था टर्की में, तो ये फॉलो करना काफ़ी मुश्किल था कि कौन से नए एल्बम्स रिलीज़ हो रहे हैं। तो जब मैं पाकिस्तान जाता था और जब हम लोग को थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उसमें से एक पोर्शन लोग रिजर्व करते थे कि उस कैसेट शॉप जाके पूछते थे भाई कौन से कैसेट्स आए हैं, वो बताता था कि भाई ये इस साल नए 3-4 कैसेट्स आए हैं, तो वो वाले कैसेट्स लेके आते थे। या फिर अगर कोई टर्की आ रहा होता था पाकिस्तान से, तो वो अगर अपने साथ एक दो कोई कैसेट्स ले आता था तो उससे हम फॉलो कर पाते थे। आता था कैसेट्स लेने, और मैं फैसिनेटेड होता था जब वो दरवाज़ा खुलता था पाकिस्तानी आर्टिस्ट की इतने सारे कैसेट्स से, सो मेनी सिंगर्स। अच्छा, इन जो एल्बम्स होती थी ना, इनके साथ कोई ना कोई हमारी मेमोरीज या कोई स्टोरीज जुड़ी हुई होती थी। तो हर एल्बम के साथ कोई ना कोई कहानी तो थी, लेकिन एक एल्बम ऐसा था जिसके मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है, जब मेरा पहला वॉकमैन आया था सोनी का 93 में। तो उसी वक्त सज्जाद अली का एक नया एल्बम रिलीज हुआ था जो उनका पहला पॉप एल्बम था, बेबिया 93। और वो कैसेट मैंने बहुत सुना अपने उस वॉकमैन के ऊपर, क्योंकि मैं बीमार भी हो गया था और घर पे था, स्कूल नहीं जा रहा था। तो वो मैंने एल्बम इतना सुना कि मुझे पूरा रट गया था कि कौन सा गाना कब आएगा, क्या म्यूज़िक में क्या हो रहा है। तो वो इस तरह की काफ़ी सारी हमारी मेमोरीज हैं मुख्तलिफ एल्बम्स के साथ। अच्छा, थ्रू आउट 80s 90s और अर्ली 2000s तक मुस्तकिल नए सिंगर्स आ रहे थे, साथ में जो थी वो रिकॉर्डिंग क्वालिटी भी अच्छी होते जा रही थी, और फिर कैसेट से हल्के हल्के हम लोग सीडीज़ के ऊपर कन्वर्ट हो गए थे। और सीडीज़ में ऑब्वियसली जो रिकॉर्डिंग थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती थी, और सिर्फ ऑडियो की रिकॉर्डिंग क्वालिटी ही बेहतर नहीं हो रही थी, बल्कि जो वीडियोस थी ना उनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होते जा रही थी। जब ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ चैनल्स शुरू हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर में, तो जब इतनी क्योंकि अच्छी वीडियोस आ रही थी, तो जो नए चैनल्स आए थे उसमें जो थे हमारे पास 4-5 म्यूज़िक चैनल्स हो गए थे। इंडस म्यूज़िक भी था, ARY म्यूज़िक भी था, प्ले टीवी भी था आज वालों का, आग टीवी भी था जियो वालों का,
मतलब ये सिर्फ लोकल चैनल्स हैं और एक फिर और भी चैनल था, मैं नाम भूल गया, वो नवेद दशरथ एक हमारे दोस्त थे, वो चला रहे थे. देयर वाज अनदर चैनल आल्सो, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, ये उस दौर में जब हम लोग पाकिस्तान जाते तो ये हम लोग की बहुत बड़ी एक्टिविटी होती थी, टीवी पे बैठ के उन म्यूजिक चैनल्स को देखना और उसको हम एंजॉय करते थे. दूर आया था ना, ठीक है ना, जिसमें आपने एक गिटार बजाया और वो गिटार की रिफ मेरी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट रिफ्स एवर. मैं वो देखने के लिए कि वो कब आएगा, कॉलेज से आते ही 1 बजे मैं आके बैठ जाके इंडस विजन, ARY म्यूजिक इधर ही घूमता रहता था मैं कि कहीं आया दूर. फिर शाम को 4 बजे चैनल V पे आ रहा होता था. और फिर पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड भी हुआ, जिससे कि एक नई किस्म की वैरायटी आई म्यूजिशियंस की, जिसमें रॉक म्यूजिक थोड़ी सी आ गई, जिसमें आपके पास EP थे, आरो और मिकाइल हसन बैंड आ गए थे उसमें. तो एक ये पूरा सिलसिला चल रहा था जिसमें म्यूजिक की ऑडियो एक्सपीरियंस भी बेहतर हो रहा है और जो वीडियोस हैं वो भी बेहतर हो रही हैं. और फिर And the people who knock these buildings down will hear all of us soon. The first strike against terrorism as a missile barrage lands on Afghanistan. The Taliban has claimed responsibility for 2 suicide bomb attacks in Pakistan, which claimed at least 41 lives. The target was a Sufi shrine in Punjab province. तो इस 9/11 के बाद जो है मुल्क में काफ़ी हालात बदल गए, क्योंकि अफगान वॉर शुरू हो गई और तालिबान के साथ मसले मसाइल हो गए, टेररिज्म आ गया मुल्क में और न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और न्यूज़ चैनल्स बढ़ने लगे और म्यूज़िक चैनल्स बंद होते गए. The country erupts in terrorism, right? Yeah. And so wahan pe phir once that just drained the existing process, but what it also did was that this was great. This was the golden era of news media, right? Yeah. And the more than anything else, वो 2-3 साल ये था कि क्योंकि मुल्क में हर 2 मिनट बाद कुछ ना कुछ हो रहा था. You needed live coverage. आर्टिस्ट के लिए भी बहुत मुश्किल टाइम था, कॉन्सर्ट्स होने बहुत मुश्किल थे क्योंकि सोशल गैदरिंग्स में टेररिस्ट अटैक्स के खतरे होते थे. तो काफ़ी मुश्किल टाइम आ गया पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री पे. जब मैंने म्यूजिक शुरू किया तो पाकिस्तान के हालात बिल्कुल खराब हो गए. दिन में 2-2 बम धमाके होते थे और बिल्कुल म्यूजिक नहीं होता था. 6 साल तक मैंने मुफ्त कॉन्सर्ट्स बजाए और हल्के हल्के जो था म्यूज़िक इंडस्ट्री का डाउनफॉल आ गया और तकरीबन म्यूज़िक इंडस्ट्री डेड हो गई 2004-5 तक. और इस दौरान 2 चीज़ें और हुई. एक तो थी इंटरनेट के आने की वजह से ऐसी वेबसाइट्स थी जिस पे कि आप जाके कोई भी गाना डाउनलोड कर सकते थे और उसको अपने MP3 प्लेयर में या फिर CD पे बंद कर सकते थे. इससे जो रॉयल्टी का इशू था वो उसमें ज़्यादा एक सीरियसनेस आ गई. बेसिकली आप गाना सुन रहे हैं लेकिन आप उसके लिए पे नहीं कर रहे आर्टिस्ट को. और दूसरा ये हुआ कि क्योंकि प्राइवेट चैनल्स तो नए आ रहे थे, उसमें जो कुछ इंटरटेनमेंट के ऐसे चैनल्स आए जिसमें मॉर्निंग शोज़ काफ़ी थे और ड्रामे भी काफ़ी थे. तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे या तो उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी या फिर जो ड्रामास में म्यूज़िक की ज़रूरत होती थी, टाइटल सॉन्ग्स वगैरह की, उन्होंने उसमें काम करना शुरू कर दिया. क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री से तो वो कुछ ज़्यादा कमा नहीं पा रहे थे, तो पैसे तो उनको बहरहाल किसी ना किसी तरह से कमा लेते, तो वो इन इंडस्ट्रीज़ में चले गए. तो इस फैक्टर ने भी म्यूज़िक इंडस्ट्री को काफ़ी इफ़ेक्ट किया. 2008 में एक नया एरा शुरू हुआ. कोका कोला ने डिसाइड किया ग्लोबली कि वो मुख्तलिफ रीजन्स और कंट्रीज़ के अंदर कोक स्टूडियो का एक म्यूज़िक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे. पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हुआ. कोक स्टूडियो. अच्छा, जब भी कोई भी नई चीज़ स्टार्ट होती है उसको 1 से 2 सीजन्स तो लगते हैं अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए. पाकिस्तान का कोक स्टूडियो था, उसको भी 1-2 सीजन्स लगे, लेकिन वो इतना अच्छा था कि जितने भी और रीजन्स में जो कोक स्टूडियो इंट्रोड्यूस हुए थे उसमें लीड कर रहा था. क्योंकि पाकिस्तान के पास माशाल्लाह से काफ़ी एक अच्छा क्रिएटिव म्यूज़िक टैलेंट पाया जाता है. तो पाकिस्तान कोक स्टूडियो लीड करने लगा और ये बहुत रिफ्रेशिंग भी था क्योंकि म्यूज़िक को इतने अर्से से एक ब्रेक आया हुआ था. तो एक म्यूज़िक प्लेटफॉर्म था जिसमें आपको एक अच्छी एक्सपेरिमेंट हुई हुई म्यूज़िक मिलती थी. और कोक स्टूडियो की दूसरी खास बात ये थी, ये फ्री था. आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑडियो अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते थे फॉर फ्री और यूट्यूब वगैरह पे आप इनकी जो वीडियोस थी उनको भी फ्री में देख सकते थे. तो ये काफ़ी एक रिफ्रेशिंग और बहुत एक अच्छा एक एरा शुरू हुआ म्यूज़िक के लिए.
कोक स्टूडियो की सक्सेस के बाद मजीद ब्रांड्स ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने अपने म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए जिसमें लीवाइस वाले थे या फिर आपके नेस्कैफे बेसमेंट था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और वीरो साउंड्स आया रिसेंटली, बिस्कॉटनी वालों ने भी शुरू किया अपना एक प्लेटफॉर्म रिसेंटली, और पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड फिर से रिवाइव हुआ। There's also Nescafe Basement. बिल्कुल They बहुत ज़्यादा उन्होंने काम, और अगर और आएंगे और भी अच्छा होगा अगर और बैंड्स आना चाहते हैं, और आई थिंक और भी कर रहे हैं छोटे छोटे, मतलब वो शायद इतने फेमस नहीं हुए। लेकिन इन ब्रांड म्यूजिक के साथ एक प्रॉब्लम है, तो उस ब्रांड मैनेजर्स की असल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने ब्रांड को आगे करना। सो मतलब उसमें कभी कभी म्यूजिक के लिए होता है वो, बट कभी कभी उनकी और कंसिडरेशंस होती हैं और होनी चाहिए, क्योंकि उनका काम है अपने ब्रांड को आगे करना। जी बिल्कुल। इनिशियली तो ये बहुत अच्छे थे, रिफ्रेशिंग थे, एटलीस्ट म्यूजिक तो आ रही थी, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि जिस तरह से पहले हमने बात की कि जब मुख्तलिफ आर्टिस्ट होते हैं उनके मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं, वो मुख्तलिफ जॉनर्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये हर ब्रांड का एक अपना एक स्टाइल है, उनका एक अपना म्यूज़िक डायरेक्टर है, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, और ब्रांड के अपने कुछ कंसिड्रेशंस हैं, और साथ में उनका जो हाउस बैंड है वो फिक्स है, और वो एक साथ 8-10 मुख्तलिफ सिंगर्स को जो कि मुख्तलिफ स्टाइल के, उनको अपने स्टाइल में थीम में रहते हुए केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे वो जो वैरायटी थी वो वैरायटी तो रिवाइव नहीं हुई, और जो कवर सॉन्ग्स का जो सिलसिला था वो भी कुछ ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। हम लोग अपनी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को ब्रांड्स के हवाले, ब्रांड्स की मार्केटिंग उसके हवाले नहीं सौंप सकते। इससे पहले हम अपने सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट करें, EMI पाकिस्तान में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। EMI पाकिस्तान एक रिकॉर्ड कंपनी थी जो कि एल्बम्स को रिलीज़ किया करती थी 90s में, तो वो पाकिस्तान से चले गए थे काफ़ी अर्से पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल है जो कि उन्होंने ग़ालिबन 2013 या 14 में इस्टेब्लिश किया था, और उस पर अभी रिसेंटली काफ़ी एक्टिविटी हुई है, और पुराने गाने जिनकी उनके पास राइट्स थे उन्होंने अपलोड करने शुरू किए हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हो सकता है आपको कुछ अच्छे पुराने गाने मिल जाएं जो आप ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिलते। और 2-3 महीने पहले ये न्यूज़ आई थी कि EMI पाकिस्तान एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करने वाली है, जिसमें वो जो नए म्यूजिशियंस हैं उनको फीचर करेंगे, उनको चांस देंगे, उनको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत एक अच्छी खबर है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई सेटअप तो है नहीं, आप इंट्रोड्यूस करवा भी देंगे तो फिर उसके बाद ये सिंगर्स क्या करेंगे। इसकी बिल्कुल अभी रीसेंट एक एग्जांपल है कि पेप्सी ने जो ये 2 सीजन्स कराए जिसका हमने जिक्र किया, इसमें 4 फाइनलिस्ट थे और 4 एल्बम्स का प्रॉमिस था। तो जो पहले सीजन में कश्मीर बैंड जीता था, सिर्फ उसकी एक एल्बम आ सकी है, वो भी 2 साल के बाद। तो ये नए जो सिंगर्स आएंगे ये क्या करेंगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो वाला सेटअप तो उस तरह से चल नहीं सकता। सवाल ये है कि कश्मीर की एल्बम का, I mean, they did finally put out that album after पता नहीं सैकड़ों delays. I think it was delayed by a year and a half. But why was it delayed? Was Kashmir not making that music? Well, I can tell you, Kashmir was making the music. Even when you win, you are a component of a marketing strategy. तो फाइनली अब हम डिस्कशन शुरू कर लेते हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस का। मेरे पास 2 प्रपोजल्स हैं। पहला तो ये है कि जो सोशल मीडिया का स्टाइल है उसी में एक ऑनलाइन एल्बम का कॉन्सेप्ट। इसमें आइडियली तो ये होएगा कि जो भी इस्टेब्लिश सिंगर्स हैं जैसे अली ज़फ़र हो गए या अहमद जाज़ेब, आतिफ असलम, अली शेट्टी या कोई भी, अच्छा इन सब के जो है यूट्यूब चैनल्स ऑलरेडी मौजूद हैं और एक रीजनेबल फॉलोइंग भी है इनकी। बस मसला ये है कि एक बहुत इर्रेगुलर सिलसिला है इनके अपलोड्स का। तो अगर इनमें से कोई आके अनाउंस करता है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर कि अगले साल इस महीने मैं अपनी ऑनलाइन एल्बम रिलीज़ करूँगा, अच्छा मज़े की बात यह है कि अब 9 से 10 गाने तो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि कैसेट या सीडी तो आपको भरनी नहीं है। 5-6 अच्छे गाने भी एक एल्बम काउंट होंगे, जो कि एक सीक्वेंस आपकी एक अच्छी सीक्वेंस हो सकती है। और ये बात तो तय है, जैसे कोक स्टूडियो के साथ भी हुआ था, जब भी कोई नया इनिशिएटिव आता है उसको थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है, 1-2 सीजन्स लगेंगे या 1-2 एल्बम्स लगेंगी इस ट्रेंड को सेट होने में। और इस केस में कि अगर कोई नया सिंगर जो कि जिसको कोई नहीं जानता वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है ऑनलाइन मीन से, तो जिस तरह से यूट्यूबर्स के साथ होता है, जब भी कोई नया यूट्यूबर आता है और अगर अच्छी वीडियोस बना रहा होता है और कोई यूट्यूबर्स को देखता है उसको शाउट आउट दे देता है, और वो यूट्यूबर हल्के हल्के क्योंकि अच्छी वीडियोस बना रहा होता है तो वो भी सीन के ऊपर आ जाता है, उसके सब्सक्राइबर्स और उसके व्यूज़ आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली यही सिस्टम यहाँ पे भी चलेगा। आप लोगों के ज़माने में इंटरनेट है, यूट्यूब है, सब कुछ है, और वायरलिटी है चीज़ों की। आप एक वीडियो बनाए, इफ़ यू आर गुड इनफ you will be discovered and people will discover you. और दूसरा जो प्रपोजल है मेरे पास वो ये है कि जिस तरह से रिकॉर्ड कंपनीज थी पहले,
वो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएं और वो साइन कर लें कॉन्ट्रैक्ट सिंगर्स के साथ और वो एल्बम्स इनकी रिलीज़ करें, जिस तरह से टी सीरीज़ और इस तरह की जो मिसालें हैं वो कर रही हैं। लेकिन इस रिकॉर्ड कंपनी और सिंगर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट्स होते हैं इसमें कुछ इश्यूज हैं। New artists sign record contracts with labels thinking they will become rich and famous, only to find out that they got trapped into an unfavorable record deal. In today's video, we're going to take a deep dive into the scummy music business, why some of your favorite musical artists are broke, and I'll be explaining exactly how the money flows throughout the music industry. तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें शेयर कर रहे हैं ये, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको पूरा देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अब जो भी फॉर्मेट आएगा म्यूज़िक के रिवाइवल का, एल्बम्स के सिलसिले का, वो ऑनलाइन ही होएगा। और अब क्योंकि फ़िज़िकल एल्बम्स तो या बिक नहीं सकती क्योंकि सीडीज़ और कैसेट्स का ज़माना तो रहा नहीं, और अब लोगों की आदत भी हो गई है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे चीज़ों को कंज्यूम करने की। तो आपकी जो भी गाने होंगे वो यूट्यूब और साउंड क्लाउड और इस तरह के प्लेटफॉर्म से मौजूद होंगे। बस मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस तरह का कोई भी ऑप्शन ऑप्ट करते हैं या कोई और अपना एक फार्मूला निकालते हैं एल्बम्स को वापस लाने का, तो जो यूट्यूब पे जो अपने गाने अपलोड कीजिएगा उसमें जो इश्तिहार हैं वो गाने के बीच में नहीं बल्कि बिल्कुल शुरू में या बिल्कुल एंड में उसको लगाइएगा। और प्लीज़ देखें, कुछ करें, कोई भी इनिशिएटिव लें और रिवाइव करें म्यूज़िक को, क्योंकि अब इतनी ओपन स्पेस हो गई है कि जो टीवी के एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं उन्होंने भी अपने प्लेटफॉर्म बना लिए गानों के लिए। Kashmir Beats, Singing with the Stars, Season 1. एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जहाँ पे म्यूजिक फॉर द सेक ऑफ म्यूजिक को आगे बढ़ाया जाए, जहाँ पे वो ही आपका ब्रांड हो और वो ही आपका प्रोडक्ट। So thank you in advance for your kind consideration. तो ये था मेरा पहला वीडियो ऐसे, और मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे साथ इस डिस्कशन मेरे साथ की है और मेरे पास मुख्तलिफ आइडियाज़ आए, और ख़ास तौर से असद काजी जो कि मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। आपके टाइम का और आपके कंट्रीब्यूशंस का बहुत बहुत शुक्रिया।